नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक में संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा को लेकर हुई चर्चा। सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं दुरुस्त, प्रदेश सरकार लगातार कर रही काम। अब तक करीब 30 लाख हुए रजिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन। उत्तरकाशी में डीएम ने किया गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का निरीक्षण। यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डीएम ने अधिकारियों को दिए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए निर्देश। देहरादून में चूना भट्टा से अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए अवैध। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर, कहा यह गरीबों पर है अत्याचार, सरकार गरीबों का उजाड़ रही। बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल दिक्कत। हल्द्वानी में पानी की भारी किल्लत। फिल्टर प्लांट के बाहर टैंकरों की लगी लंबी लंबी लाइनें। हरिद्वार के कंगड़ी गांव के पास हाईवे पर चलती कार में लगी आग, मची अफरा तफरी। चालक ने तुरंत कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर पाया काबू। पहाड़ी फलों पर भीषण गर्मी का कहर। फलों के उत्पादन में आई भारी गिरावट। कम बारिश के कारण फलों में लगी बीमारी। विकासनगर में चारधाम यात्रा फर्जी रजिस्ट्रेशन मामला। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने हरिद्वार से किया आरोपियों की गिरफ्तारी। रुद्रपुर में हाइड्रा की टक्कर से महिला कांस्टेबल बुरी तरह हुई घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया भर्ती। घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। काशीपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक। दिन दहाड़े 2 चोरों ने खड़ी बाइक पर किया हादसा। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। महज 15 दिन में चारधाम यात्रा में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार कुछ ही दिनों में दोगुनी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। अभी यात्रा व्यवस्थित हो चुकी है। आने वाले समय में किसी भी तरीके से चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बैठक की गई है। चारधाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहाँ पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए, उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान हैं, उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे, उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं, तो 31 मई तक तो वो बंदी है। आगे भी चूँकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या में बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण रोकना पड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर चारधाम में अव्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार की निगरानी में ये यात्रा चल रही है। सरकार को पंजीकरण व्यवस्था को भी सही करने की जरूरत है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, समय के साथ साथ यात्राओं की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हर साल के फेलियर के बाद भी उस ओर को ध्यान नहीं दे रही। पिछले बार दोनों मंत्री गायब थे, हेल्थ मिनिस्टर गायब थे, टूरिज्म मिनिस्टर, तीर्थाटन मिनिस्टर गायब थे, और इस बार भी बहुत देर से आए हैं। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, उसके लिए आपको फर्म निर्देश देने पड़ेंगे और ये 2-3 साल में व्यवस्थित भी हो जाएगा। लेकिन एक बार आदत तो डालें आप, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तराखंड की छवि बनी है चारधाम यात्रा से। आपने इतना मिसमैनेजमेंट किया कि बाहर से राज्यों से लोग आकर गालियां देकर वापस जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको 15-15 दिन एक ही जगह पर रुकना पड़ रहा है और जितना पैसा वो यात्रा के लिए आए हैं वो खत्म हो जा रहा है।
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कैसे इनको व्यवस्थित करेंगे, कैसे पूंजीपति और जो कम साधन वाला है उसमें आप बैलेंस कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों की ओर को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है। इसके लिए सरकार चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियाँ हैं, जो रिपोर्ट है वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। ठीक है, धन्यवाद। केदारनाथ धाम के लिए चल रही हेली सेवा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। केदारनाथ धाम में शुक्रवार की शाम को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार होते होते रह गया और एक पायलट और 6 तीर्थयात्री मौत के करीब पहुंचकर वापस आ गए। पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। केदार घाटी में चारधाम यात्रा के दौरान अंधाधुंध हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। इसके बाद भी एयर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए केदार घाटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम क्यों नहीं है? केदारनाथ घाटी में शुक्रवार की शाम एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। इस आपात लैंडिंग ने एक बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। आखिर केदारनाथ घाटी के लिए हेली सेवा को शुरू हुए 18 साल बाद भी केदारनाथ घाटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम क्यों नहीं बन पाया है, जबकि उत्तराखंड सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को पिछले साल ही चिट्ठी लिख चुकी है। इसके बाद भी इस पर कोई जवाब आया नहीं है। आप कुछ आंकड़ों पर और कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। केदारनाथ मंदिर के लिए साल 2006 में अगस्त मुनि से एक हेलीकॉप्टर कंपनी ने हेली सेवा शुरू की थी। इसके बाद आज करीब 18 साल बाद 2024 में तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस समय 8 हेली कंपनियां केदारनाथ घाटी में 3 अलग अलग जगह से हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रियों के लिए उड़ाती है, केदारनाथ मंदिर के लिए तीर्थयात्रियों को पहुंचाती है। हर दिन गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। पिछले 15 दिन में केदारनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से करीब 18,500 लोग पहुंचे हैं केदारनाथ मंदिर में और 8 कंपनियों के 9 हेलीकॉप्टर ने करीब 3,2500 से ज्यादा बार उड़ान भरी है। यानी हर दिन करीब 250 उड़ान केदारनाथ घाटी में भरी जा रही है। इसके बाद भी केदारनाथ घाटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं हुआ है। यह एक बड़ी चिंता की बात मानी जा रही है, खासकर यह जो आपात लैंडिंग हुई है इसके बाद। इसके साथ ही यह उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीजीसीए की कार्य प्रणाली को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और यह सवाल उस वक्त और भी अधिक संगीन हो जाता है जब पिछले करीब 15 सालों में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं केदारनाथ घाटी में हो चुकी है, जिनमें 30 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी अफसरों का कहना है प्रदेश सरकार ने केदारनाथ घाटी में एटीसी की स्थापना पिछले साल भी महसूस की थी और इसके लिए पिछले साल ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब आया नहीं है केंद्र सरकार की ओर से। केदारनाथ घाटी हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियों वाली जगह है। यह 3 ओर पहाड़ों से घिरी हुई घाटी है। यहाँ पर मौसम पल पल में बदलता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम न होने के कारण उड़ान के दौरान पायलट को हवा की सही दिशा, सही दबाव और तापमान की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस कारण किसी भी समय हादसे का डर बना रहता है। यह एक चिंता पैदा करने वाली परिस्थितियां है जिससे हर दिन हजारों लोग केदारनाथ घाटी में रूबरू हो रहे हैं। केदारनाथ
हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे मीडिया से बातचीत में ये कहते हैं कि जिला प्रशासन ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीजीसीए को चिट्ठी लिख दी है। हेली सेवा देने वाली कंपनियों को समय समय पर सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हैं कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग का ब्यौरा डीजीसीए को भेज दिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर सरकार की पिछले साल लिखी चिट्ठी के बाद भी केदारनाथ घाटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम क्यों नहीं बना है, वहां पर एयर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए। देहरादून से जनता टीवी के लिए योगेश राणा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अब राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। उत्तराखंड का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प काशीपुर की मेयर की सीट रहने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय से मेयर की सीट पर जीत का तिलिस्मी जादू भारतीय जनता पार्टी की नेत्री उषा चौधरी ने बनाया हुआ है। लेकिन इस बार टिकट को लेकर काशीपुर मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी घमासान देखने को मिल रहा है और इसी घमासान को देखते हुए कांग्रेस इस बार इस तिलिस्म को तोड़ने की बात कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में वैसे तो निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच चुनावी युद्ध भी काफी घमासान रहेगा, लेकिन उत्तराखंड की काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट मानी जाती है, क्योंकि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में काफी दावेदारों की ओर से टिकट को लेकर काफी जद्दोजहद देखी जा रही है और एक बार फिर समीकरण भारतीय जनता पार्टी में उषा चौधरी का टिकट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के इसी गढ़ पर उषा चौधरी ने ऐसा तिलिस्मी जादू किया है। उषा चौधरी के सामने कोई भी प्रत्याशी टिक नहीं पाया। काशीपुर में पहले नगर निगम के लिए महापौर का ताज निर्दलीय प्रत्याशी उषा चौधरी के सिर सजा। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर उषा चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी रुखसाना अंसारी को मात दी है। इस रोमांचक मुकाबले में बसपा तीसरे और बीजेपी चौथे स्थान पर रही है, लेकिन समय के साथ उषा चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अपना तिलिस्मी जादू बरकरार रखा। पहली बात तो है कि मैं अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा रखती हूँ और नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से हम लेकर चलते हैं, 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता, लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली। उसके बाद में फिर एक चुनाव मेरा हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। या फिर का शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। मेरी तैयारी बिल्कुल पुख्ता तैयारी है, पूरी तैयारी है और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और काशीपुर की उस जनता पर जिनके बीच में सदैव रही हूँ, उन पर भी मुझे पूरा भरोसा है। तो वहीं इस बार के समीकरणों पर राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज अग्रवाल का कहना है कि उषा चौधरी अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को या अन्य दल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वे पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी के प्रत्याशियों को 2 बार शिकस्त दे चुकी हैं और अगर इस बार भी निर्दलीय लड़ी तो चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि जनता में उनके पहले वाली पकड़ नहीं। जो भी नुकसान होगा
बीजेपी को होगा। कांग्रेस को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस को उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से मजबूती मिलेगी। देखिए, मेरे जहाँ तक विचार है, अगर उषा जी पहले एक बार निर्दलीय भी जीती हैं और जहाँ तक मेरे ध्यान में आता है चेयरमैनी उन्होंने जो की है वो निर्दलीय रूप से की है, उसके बाद 2 बार वो मेयर जो है भाजपा के टिकट से जीती हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, चाहे मैं कांग्रेस का हूँ भाजपा के हूँ, अपनी पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो निर्दलीय रूप में, अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, निर्दलीय रूप से लड़ती हैं, तो पहले के समीकरणों में जब वो निर्दलीय जीती थी तो आज के समीकरणों में धरती आसमान का अंतर है। इस समय निर्दलीय रूप से वो अगर लड़ती हैं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो मैं उनको मानता हूं, लेकिन निर्दलीय रूप से सीट निकाल लेना ये इस समय थोड़ा सा ज़रा कठिन दिखाई देता है इस समय, क्योंकि हर चीज़ का वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जब वो खड़ी होंगी निर्दलीय तो उनका पार्टी बैक सब पोजीशन जो है वो भाजपा सही नीत रही है, भाजपा के ही समर्पित कार्यकर्ता रही हैं, तो भाजपा का नुकसान उनके खड़े होने से वो अधिक रहता है। अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उनको मैं समझता हूं कि उषा जी अगर निर्दलीय रूप से खड़ी होती हैं तो वो इन दलों को कोई नुकसान हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी कोई नुकसान निकलता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का लगता है और जो भी कांग्रेस हो, बाकी किसी अन्य दल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में नहीं लगता है। वहीं कांग्रेस इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने किले को वापस फतेह करने की बात कह रही है। कांग्रेसी युवा नेता अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि राहुल गांधी के जोश के साथ कांग्रेस को नई ऊर्जा के साथ जिंदा हुई है और इस बार हम अपना काशीपुर में सीट पर भी जीत का परचम लहराएंगे। मेयर उषा चौधरी निर्दलीय लड़े या ना लड़े, इस बार कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और कांग्रेस काफी मजबूत है। देखिए, बीजेपी का जहाँ तक मैं मानता हूँ उषा चौधरी जी का टिकट कटे ना कटे, पर एक चीज़ जो इस बार काशीपुर कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर जिस प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी को मेयर पद के चेहरे सीट पर बैठाने के लिए उतावला है, चाहे कोई पार्टी सामने आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, इस बार की सीट 100% कांग्रेस की मेयर सीट की आपका कांग्रेस का ही मेयर बनना है काशीपुर में। और उषा चौधरी जी ने जितना भी इसे भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी और टिकटों को लेकर दावेदारों की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को काशीपुर से कमजोर करने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उषा चौधरी पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतरती है या फिर किसी और पर भरोसा जताती है और बागी होकर उषा चौधरी भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। काशी से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ देहरादून स्थित चूना भट्टी से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की। बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद 2016 के बाद रिस्पना नदी के किनारे अवैध बस्तियों के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वह इस मामले पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह गरीबों पर अत्याचार है। 2016 के बाद कौन सी बस्ती बसी है, ये सब लोग पहले से ही यहां रह रहे हैं। इंडियन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मैटर में माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में रिस्पना किनारे कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जो 11 मार्च 2016 के बाद के हैं। उसमें निगम भूमि पर 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा प्रत्यावेदन दिए गए। अभी तक स्थिति के अनुसार 15 लोगों के उसमें प्रत्यावेदन उचित पाए गए। 74 अतिक्रमण अभी भी ऐसे थे जो जिनके द्वारा ना तो कोई प्रत्यावेदन दिया गया और ना ही के द्वारा कोई अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। ये लेम एक्सक्यूज, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे विनोद चमोली जी मेयर भी रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीरता होगी। और हम पूरे उत्तराखंड में इस चीज़ को देख रहे हैं। जो समयावधि थी जिस समय इनको चिन्हित करके अंदर लेना चाहिए था, उस समय क्यों नहीं सरकार ने लिया? क्यों
16 से अभी तक सरकार चुप बैठी रही, क्यों सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी। और आगे के लिए आप रूल रेगुलेशन बना सकते थे, लेकिन जो इस समय की बसासत है आज तक के लोगों को जो आज तक बस गए हैं उन सब के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई कानून बना रहे हैं तो उसका पालन सारा समाज करेगा, मेरा ये मानना है। शिक्षा के बाद देहरादून में स्वास्थ्य क्रांति देखने को मिल रही है। शहर में राज्य गठन के बाद से कई मेडिकल कॉलेज, बड़े अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटर खुल चुके हैं। दूरस्थ इलाकों में भी यह क्रम जारी है। विकासनगर और चक्राता के मरीजों को अब जांच के लिए देहरादून नहीं आना पड़ेगा। पराशर पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर ने अब विकासनगर में अपनी एक नई शाखा खोल दी है, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर पराशर पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर के निदेशक डॉक्टर अंकित पराशर, डॉक्टर कनिका दत्ता पराशर सहित क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर विकासनगर में बहुत टाइम से काफी एक अच्छा अल्ट्रासाउंड सेंटर की एक रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर जितने भी अभी तक अल्ट्रासाउंड हो रहे थे उसमें एक क्वालिफाइड एमडी रेडियोलॉजी नहीं कर रहे थे, तो ये हमारा पहला सेंटर है जो एमडी रेडियोलॉजिस्ट, मतलब एमडी रेडियोलॉजिस्ट। और जिस तरीके के काफी सारे स्कैन ऐसे होते थे जो देहरादून जाते थे कराने के लिए, जैसे लेवल 2 स्कैन हो गया, डॉप्लर स्कैन हो गया, कुछ नसों के अल्ट्रासाउंड होते थे, वो सारे वहां जाते थे। तो वो सारी चीजें हम लोग अपने सेंटर में करेंगे। सुविधा हमारे यहाँ पर ब्लड की जांचें हैं, एक हमारा अल्ट्रासाउंड में सारी हाई एंड जितने भी अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, पॉसिबल अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, वो हम करेंगे। इनफैक्ट यहाँ तक कि शोल्डर के जो ज्वाइंट्स के जिसके लिए एमआरआई करवाते हैं लोग, उसके भी अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो वो भी हमारी इस मशीन में हो पाएगा। देखिए, हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज का निरंतर विस्तार हो रहा है और एक जनता का निर्वाचित सेवक होने के नाते लिए मेरे लिए बड़ा संतोष की बात है। और रेडियो डायग्नोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है मेडिकल साइंस का। और एक प्रकार से माना जाता है कि अर्ली डायग्नोसिस ही हमारे यहाँ पुरानी कहावत है ना, एक परहेज सौ इलाज। तो शुरू में ही यदि लोगों के चीज़ों का पता चल जाता है तो फिर आगे चल करके उन्हें बहुत सारे खतरों से बचाया जा सकता है। पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगी कि हमें ये मौका मिला विकासनगर में अपना सेंटर खोलने का, और हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे जितनी अच्छी सुविधाएं दे सकें एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक ग्रुप के तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों हैं। तो हमारा पूरा ये रहेगा कि हम अपना पूरा योगदान दें और यहाँ की जनता को हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। जैसे मैंने कहा, कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो हमारे पास रेडियोलॉजी पैथोलॉजी दोनों है। तो रेडियोलॉजी में जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जितनी भी अल्ट्रासाउंड में जांचें हो सकती हैं वो होंगी। इसके अलावा लैब में आपके बेसिक से लेके कैंसर की जांचें, पैप स्मीयर्स, ये सारी सुविधाएं हैं। मुक्तेश्वर फल पट्टी से विख्यात इस पूरे इलाके में इस साल सेब, आड़ू, प्लम, खुमानी का उत्पादन कम होने की उम्मीद है। फल सीजन की शुरुआत आड़ू से होती है। आड़ू रामनगर क्षेत्र में टूटकर बाजार में पहुंचना शुरू हो गया है। किसानों ने बताया कि इस बार कम बारिश के कारण फल पर कोढ़ नामक बीमारी उत्पन्न हो गई है, साथ ही आड़ का साइज भी छोटा है। यही स्थिति सेब, खुमानी, पुलम और नाशपाती में भी देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी से बेहाल मैदानी जिलों में आड़ू और प्लम सबसे पहले आते हैं, जिसकी काफी मांग है। इसे देखते हुए बाजार में अभी किसानों को दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। इस बार सर उपज कम है, और कम इसलिए है कि जो कोड़ आगे दाना मुड़ गया है। ये जब पत्तियां आ रही थी तो उसी समय बीमारी स्टार्ट हो गई थी कि दवा डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो वैज्ञानिकों ने इस बार क्या, पहले भी हमारा यहाँ से व्यू गया कि इसमें ये क्या कारण हो गया होगा करके, तो कोई खोज नहीं कर पाए वैज्ञानिक लोग अभी भी, और दवा डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उपज कम है, बारिश की वजह से भी उपज कम है। बारिश भी नहीं हो पाई इस बार, पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। बार सीजन का सबसे मेन घटक जो है वो मौसम ही है। मौसम आधारित ही यहाँ पर खेती होती है। इसमें ये फ्रूट बेल्ट है तो सारे फलों में इसका असर पड़ना है। कुछ समय से मौसम में बदलाव होने की वजह से इस साल पिछली जाड़ों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और इधर जो गर्मियों में
जो बारिशें होती थी वो भी नहीं हुई हैं। बहरहाल बाकी इलाकों में हुई हैं, इस इलाके में नहीं हुई हैं, तो इसका सीधा सीधा असर जो पड़ा इस बार की वो पड़ा मटर पे। मटर बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।